नाज़िम मेरे पीछे पीछे बाहर आया, मगर ग्लोरिया को देखकर खामोश हो गया। वो ये समझ रहा था कि शायद वो बरामदे में खड़ी किसी टैक्सी या अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही है। हाँ नाज़िम, कैसा है तैमूर? वो लोग हैं कहाँ? ज़रा एहतियात करो, बाज़ गैर मुल्की ऐसे भी होते हैं जो उर्दू अच्छी तरह समझ लेते हैं। इसका इशारा ग्लोरिया की तरफ था। अरे यार, ये ग्लोरिया है, तुमने इसका नाम तो सुना होगा। अच्छा, ये है आपकी मिसेज़? वो मुस्कुरा कर बोला। हाँ फ़िलहाल तो यही है, मैं मुँह बना कर बोला। फिर इंग्लिश में बोला ताकि ग्लोरिया भी समझ ले तैमूर और इरफान कहाँ हैं। मेरी इंग्लिश भी गुजारी लायक है, नाज़िम ने अटक अटक कर कहा, इसलिए मजाक मत उड़ाना। वो दोनों नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं, मैंने कहा, और हम होटल की पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गए। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये होटल मूसा खान की नज़रों में आ चुका है। इसका मतलब यही था कि माइकल भी मेरे ठिकाने से वाकिफ़ हो गया होगा। ऐसे भी पार्किंग लॉट में जाना परेशानी मोल लेने के मुतरादिफ था। इस किस्म की वारदातों के लिए पार्किंग लॉट बहुत मुनासिब होते हैं। मैंने इस तरफ जाने का रिस्क मोल नहीं लिया और नाजिम से कहा, तुम गाड़ी लेकर आओ, हम लोग यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो खामोशी से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। मैंने सोच लिया कि सुबह होते ही मैं ये होटल छोड़ दूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मूसा खान को हमारी इस ठिकाने का इल्म कैसे हुआ। यहाँ का इल्म सिर्फ कर्नल साहब को था या कैप्टन आबिद को। तो क्या इन लोगों से कोई हमें डबल क्रॉस कर रहा है? फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि नाज़िम को यहाँ का फ़ोन नंबर किसने दिया। अचानक ग्लोरिया ने मेरा कांधा पकड़ के झंझोड़ा और बोली, कहाँ गुम हो? वो बेचारा कब से गाड़ी लिए हमारा इंतज़ार कर रहा है। कब से क्या मतलब? क्या 2-4 महीने हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए? इसने कोई जवाब दिए बगैर मुझे गाड़ी की तरफ धकेल दिया। मैंने पहले पैसेंजर सीट पर बैठने का इरादा किया, फिर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। ग्लोरिया पहले ही दूसरी तरफ से पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। माइंड मत करना यार, मैंने नाजिम से कहा, मैं पिछली सीट पर इसलिए बैठा हूँ कि मुझे ख़तरा महसूस रहा है कोई हमारा पीछा न करे। ये ठिकाना भी दुश्मनों की नज़र में आ चुका है। मैं पिछली सीट पर बैठकर ज़्यादा बेहतर तरीके से इर्द गिर्द का जायज़ा ले सकूँगा। कभी तुम ये सोचो कि इन लोगों ने तो मुझे ड्राइवर ही बना दिया। तुम बोलते हो तो फिर बोलते ही चले जाते हो। नाजिम ने कहा, अगर ख़तरे की बात है तो मेरी तरफ से तुम गाड़ी की छत पर बैठ जाओ, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। फिर वो संजीदा होकर बोला, वैसे तुमने बताकर अच्छा किया। अब मैं ऐसे रास्तों से गुजरूँगा जहाँ ट्रैफिक कम या ना होने के बराबर हो। इस तरह हमारी ताक़ुब का इल्म हो जाएगा। पहले एक बात बताओ, मैंने चौंक कर कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ ठहरे हुए हैं? सुबह मेरे पास एक नौजवान आया था, वो अपना नाम आबिद बता रहा था। इसने मुझे बताया कि कामरान और ग्लोरिया इस जगह ठहरे हुए हैं। वो तो असल में तैमूर और इरफान के बारे में पूछने आया था। मैं समझा कि आपका कोई साथी होगा। मेरा साथी होता तो मुझे इल्म ना होता कि तैमूर इस वक्त कहाँ है। मैंने हंस कर कहा। नाजिम एकदम संजीदा हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर वो लोग भी ख़तरे में हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि इर्द गिर्द का जायज़ा लेता रहा। अभी तक मुझे कोई ऐसी गाड़ी दिखाई नहीं दी थी जिस पर ताक़ुब का शुबा होता है। ऐसा करो, मैंने नाजिम से कहा, गाड़ी को शाहराए फैसल पर लेकर कार साज से अंदर घूम जाओ। इसने कोई जवाब दिए बगैर एक मोड़ की जानिब गाड़ी का रुख शाहराए फैसल की तरफ मोड़ दिया। इसके साथ ही मुझे एक टोयोटा क्राउन भी इस तरफ मुड़ती नजर आई। इसके पीछे 2 गाड़ियां और थीं। हम अब नर्सरी से गुजर रहे थे। वहाँ से एक रास्ता महमूद आबाद की तरफ निकलता था। मैंने अचानक नाजिम से कहा, गाड़ी को महमूद आबाद की तरफ मोड़ लो। गाड़ी खासी स्पीड में थी। नाजिम ने फुल ब्रेक लगाए और दरमियानी कट से गाड़ी इंतहाई महारत के साथ महमूद आबाद की तरफ मोड़ ली। मैंने घूम कर देखा, टोयोटा क्राउन भी इसी कट से महबूबाबाद जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ रही थी। आगे जाकर किसी पान की दुकान से कोई फर्जी पता मालूम करना और गाड़ी का रुख वापस मोड़ लेना। मैंने नाजिम को फिर हिदायत की। वो पान की दुकान पर रुका तो टोयोटा क्राउन हमसे कुछ फासले पर रुक गई। मैंने देखा इसमें ड्राइवर समेत 3 आदमी मौजूद हैं। हुलियों से तीनों ही इस काबिल नहीं लग रहे कि टोयोटा क्राउन जैसी बड़ी और महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। नाजिम फर्जी पता पूछ कर वापस आया तो मैंने इसे गाड़ी वापस लेने का इशारा किया। हमारी गाड़ी के साथ ही टोयोटा क्राउन भी हरकत में आ गई। फिर यू टर्न लेकर वो एक मरतबा फिर हमारे ताक़ुब में लग गई। गाड़ी को स्पीड रोड से राशिद मिन्हास रोड की तरफ निकालो, मैंने नाजिम को हिदायत की। एक गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है। मैं पहले इन लोगों से नहीं मरना चाहता हूँ। इन्हें डॉज देकर निकलो। ग्लोरिया ने कहा, इन्हें ठिकाने लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूँ भी हमें होटल छोड़ना है। फ़िलहाल तो हम ये चाहते हैं कि इन्हें तैमूर और इरफान के ठिकाने का इल्म ना हो। बात माकूल थी, इसलिए मैंने नाजिम से कहा, यार किसी तरह इस गाड़ी से छुटकारा हासिल करो। ये तो कोई मसला ही नहीं है। वो दोबारा शाहराए फैसल पर घूमते हुए बोला। फिर इसने टीपू सुल्तान रोड से गाड़ी मोड़ी और कई गलियों में चक्कर लगाने के बाद एकदम शहीद मिल्लत रोड पर आकर गाड़ी दोबारा शाहराए
फैसल की तरफ ले गया। इस दौरान मेरी टोयोटा क्राउन कहीं गुम हो चुकी थी। कार साज से इसने गाड़ी फिर अंदर की तरफ घुमाई और फुल स्पीड में रवाना हो गया। हम 10 मिनट बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद के इस हॉस्पिटल में मौजूद थे जहाँ तैमूर और इरफान एडमिट थे। मुझे देखकर तैमूर की आंखों में आंसू आ गए। इरफान भी बहुत जज्बाती हो रहा था। इन दोनों के चेहरों पर जर्दी खुंडी हुई थी। शायद बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से इनका खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया था। नाजिम हमें वहाँ छोड़कर डॉक्टर से मिलने चला गया था। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के साथ वापस आया। मुझे रिलीज़ करने पर कोई एतराज़ नहीं है, डॉक्टर ने कहा, मगर इन दोनों को अभी मज़ीद ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड का बंदोबस्त हम कर लेंगे, नाजिम ने कहा। आप तो जानते हैं कि मैं यहाँ किन हालात में इन्हें लेकर आया था। दुश्मनों को हमारे इस ठिकाने का इल्म हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका हॉस्पिटल भी बीच में आए। मैं इसलिए फौरी तौर पर इन लोगों को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। आप इन्हें जहाँ भी ले जाएं, मगर ब्लड ज़रूर लगवा दें। मैं भी इसका बंदोबस्त कर दूंगा। मेरा कोई कंपाउंडर या नर्स यह काम कर लेगी। सिर्फ इसे यहाँ आकर ले जाइएगा। थैंक यू डॉक्टर, नाजिम ने कहा। हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना चाहते हैं। आप प्लीज़ हमारा बिल दे दें। बिल की अदायगी भी मना करने के बावजूद नाजिम ही ने की। यूँ भी मेरी ज़ाती रकम तो इस गाड़ी की डिग्गी में थी जो आबिद लेकर गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने नए ठिकाने से न आबिद को आगाह करूँगा न कर्नल साहब को। मगर नया ठिकाना कौन सा होना चाहिए, बार बार यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। नाजिम ने तैमूर और इरफान के इस्तेमाल की दवाएं और दूसरी चीज़ें समेट ली थी। मैंने इससे पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी नज़रों में तो फ़िलहाल कोई जगह नहीं है जहाँ हम सुकून से रह सकें। इसकी फ़िक्र तुम मत करो, नाजिम ने जवाब दिया। ऐसी जगह मेरी नज़रों में है। हम इस वक्त कराची के किसी पसमानदा और गुंजान आबाद इलाके में ज़्यादा महफूज रहेंगे। मेरे एक दोस्त का मकान खोखरा पार में है। खोखरा पार, मैंने इसकी बात काट दी। वो तो शायद बॉर्डर के पास है। तैमूर हंसने लगा। इसके साथ इरफान और नाजिम भी हंसने लगे। मैंने हैरत से इन्हें देखा और बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? ग्लोरिया की समझ में बात तो नहीं आई होगी, मगर वो मेरी झिंझलाहट देखकर हंसने लगी। मुझे इस पर मज़ीद गुस्सा आ गया। कामरान, तुम कराची में कितने अरसे से रह रहे हो? तैमूर ने पूछा। अरे इसमें कराची का क्या सवाल है? मैं अभी तक झिंझलाया हुआ था। तुम भी जानते हो कि मेरा बचपन, लड़कपन, जवानी सब कराची में गुजरी है। और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि खोखरा पार कराची की एक बस्ती है। यह बस्ती छोटे छोटे मकानों पर मुश्तमिल है और मुलील के इलाके में है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि। चलो अब उठो, नाजिम ने कहा। तैमूर तो अपने पैरों पर चल सकता था, मगर इरफान के लिए स्ट्रेचर लाना पड़ा। नहीं, मैं भी तुम्हारे सहारे से चल लूँगा, इरफान ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। अभी तुम्हारे ज़ख्म पूरी तरह खुश्क भी नहीं हुए हैं। पाँव पर जोर पड़ेगा तो ज़ख्म दोबारा खुल जाएंगे। स्ट्रेचर मुनासिब रहेगा। मेरी बात पर इरफान खामोश हो गया। नाजिम स्ट्रेचर लेने चला गया। ग्लोरिया वहाँ मौजूद अलमारियों का जायज़ा ले रही थी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। नाजिम वार्ड बॉयज़ के साथ स्ट्रेचर ले आया। इन लोगों ने बहुत एहतियात से इरफान को गाड़ी में शिफ्ट कर दिया। तैमूर का हाथ ज़ख्मी था, इसलिए वो खुद ही गाड़ी में जा बैठा। अभी हम लोग गाड़ी में सवार होने ही वाले थे कि आबिद वहाँ पहुँच गया। इसे देखकर मेरा माथा ठनका। तुम इस वक्त, मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तैमूर की खैरियत दरियाफ्त करता चलूँ। तैमूर अब बिल्कुल ठीक है और आज डॉक्टर साहब ने इन लोगों को यहाँ से रिलीज़ कर दिया है। अब इरफान अपने घर जा रहा है। तैमूर भी फ़िलहाल इसी के साथ रहेगा। फिर मुझे याद आ गया कि मेरी गाड़ी इसके पास थी। वो गाड़ी इस वक्त भी इसके इस्तेमाल में थी। मैंने इससे कहा, मेरी गाड़ी तुम्हारे पास है। मुझे आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है अगर माइंड ना करो तो। वो जल्दी से बोला, मैं तो खुद गाड़ी आपके हवाले करना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। वो असल में डिग्गी में मेरा एक सूटकेस भी था। इसमें मेरी ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी। आपका सूटकेस अगर डिग्गी में है तो वहीं होगा। मुझे तो डिग्गी खोलने की ज़रूरत महसूस न हुई। ग्लोरिया, मैंने इसे मुखातिब किया। तुम्हें याद है कि वो सूटकेस गाड़ी की डिग्गी में ही था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर इसने आबद से चाबी ली और डिग्गी खोल कर देखी। सूटकेस इसमें वाकई मौजूद था। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैंने आबिद से कहा। इस जहमत की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी मीलों पैदल चलने का आदी हूँ। मुझे मेन रोड से टैक्सी मिल जाएगी और मेन रोड यहाँ से चंद 100 फीट के फासले पर है। इसने हंस कर कहा। हाँ जावेद, अब कैसा है? मैंने पूछा। मैं तो इससे मिलना चाहता था, मगर कर्नल साहब ने मना कर दिया। जावेद की हालत अब तो खासी बेहतर है, आबिद ने जवाब दिया। अच्छा, मैं कल कर्नल साहब के ऑफिस आऊँगा, वहाँ मुलाकात होगी। ओके, विश यू गुड लक, इसने कहा और मेन रोड की तरफ बढ़ गया। इसके जाने के बाद मैंने अपना सूटकेस खोल कर देखा, वो नोटों से भरा हुआ था। मैंने नाजिम से कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं और ग्लोरिया अपनी गाड़ी में तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। आधे घंटे बाद हम इस आबादी में पहुंच गए जिन्हें नाजिम खोखरा पार कह रहा था। वहाँ छोटे छोटे नीची छतों वाले क्वार्टर थे। नाजिम के कहने पर हमने दोनों गाड़ियाँ मेन रोड के किनारे ही रोक दी और नाजिम पहले तन्हा ही अपने दोस्त के मकान तक गया, फिर वो इसके हमरा वापस आया। वो आदमी हैरान था कि इन कार नशीनों को मुझ
गरीब से आखिर क्या काम आन पड़ा। नाजिम ने मुख्तसरन इसे बताया कि हम किन हालात का शिकार हैं। वो गरीब ज़रूर था मगर समझदार आदमी था। हमारी बात सुनकर बोला, जब तक आपका दिल चाहे मेरे गरीब खाने पर रहें, मगर इसमें सिर्फ 2 ही कमरे हैं, इसमें अटैच बाथ भी नहीं है, सहन कच्चा है, गंदी गली से बू भी उठती रहती है। मगर ये ज़रूर है कि जब तक आप मेरे मेहमान रहेंगे कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मोहल्ले का हर शख्स आपकी हिफाजत करेगा। इसने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। वो ग्लोरिया को देखकर मज़ीद हैरान रह गया। मैंने इसे बताया कि मेरी बीवी अमेरिकन है और उर्दू नहीं समझती है, इसलिए मोहल्ले की औरतों को इससे दूर ही रखना। मोहल्ले की औरतों की तो आप फिक्र ही ना करें। इसने जवाब दिया। नाजिम, तुमने अब तक हमारे इस दोस्त का नहीं बताया। मैंने नाजिम से पूछा। इसका नाम अफजल है, नाजिम ने जवाब दिया। ये मेरे साथ प्राइमरी में पढ़ता था, फिर हम कोरंगी में शिफ्ट हो गए और ये लोग इस आबादी में आ गए। मैंने BA किया है मगर अभी तक माकूल मुलाजमत नहीं मिली, अफजल ने जवाब दिया। मैं एक मिल में नौकरी करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त भी कर दूंगा। माफ़ कीजिएगा, मेरा ये मतलब नहीं था, अफजल ने जवाब दिया। मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने नौकरी का तज़किरा यूँ ही कर दिया। कभी आप ये समझे कि मैं आपको अपने मकान में रखने का मुआवजा तलब कर रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो अफजल, मैंने कहा। जैसे नाजिम मेरा दोस्त है, तुम भी मेरे दोस्त हो। अगर तुम बुरे वक्त में हमारे काम आ सकते हो तो हम तुम्हारे काम क्यों नहीं आ सकते। ये बात की बात है। पहले आप गाड़ियों से अपना सामान तो उतार लें। मैंने अपना सूटकेस छोड़कर गाड़ियों से सारा सामान निकाल लिया। वो सूटकेस मैंने नाजिम की गाड़ी में शिफ्ट कर दिया क्योंकि अब मैं वही गाड़ी इस्तेमाल करना चाहता था। मैं और ग्लोरिया वहाँ से दोबारा होटल पहुँचे और सुबह कहीं और शिफ्ट होने का फ़ैसला करके सो गए। मैं गाड़ी से सूटकेस निकाल लाया था। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी, बकिया रात यूं ही सोते जागते गुजर गई। सुबह मैंने फ़ोन पर इस्तकबालिया क्लर्क से कहा कि मैं चेकआउट करना चाहता हूँ, मेरा बिल बना दें। फिर हम लोग वहाँ से कर्नल साहब के दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। इस मरतबा ग्लोरिया भी मेरे साथ थी। मैं इसी दफ्तर में पहुँचा जहाँ जावेद के साथ गया था। गेट पर चेकिंग और रजिस्टर्ड की खानापुरी में हमें 10 मिनट लग गए। कर्नल साहब से इंटरकॉम पर बात हो गई थी, इसलिए हमें अंदर जाने की इजाज़त भी मिल गई, वरना शायद ये भी मुमकिन ना होता। मैंने सोचा कि आइंदा कर्नल साहब से यहाँ आने के लिए कोई कार्ड वगैरह या कोई ऐसी दस्तावेज़ बना लूँ जिसके ज़रिए मैं आसानी से इन तक पहुँच सकूँ। कर्नल साहब मेरे साथ ग्लोरिया को देखकर हैरान रह गए। ये है वो अमेरिकन दोशीज़ा, उन्होंने पूछा, जो इंडिया में भी तुम्हारे साथ थी। जी हाँ सर, यही ग्लोरिया है, मैंने जवाब दिया। यू आर लकी कामरान, उन्होंने कहा, तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। थैंक यू सर, मैंने इनकी बात की तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। ये बात न मेरे लिए नहीं थी न ग्लोरिया के लिए। फिर ग्लोरिया इस बात का बुरा भी नहीं मानती थी, तो मुझे क्या ज़रूरत थी इसकी तरदीद करने की। हाँ, तुम्हारे लिए काम है कामरान, कर्नल साहब ने कहा। मैं हाजिर हूँ, फरमाइए क्या काम है। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे काम इंतहाई खुफिया बल्कि टॉप सीक्रेट होते हैं। जानता हूँ सर, मैं इनकी तमहीद पर उलझ रहा था। सिंध का एक लीडर है, इसे थोड़ा सा सबक सिखाना है। सिंध का लीडर, मैंने उलझ कर पूछा। हाँ, वो इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर साजबाज कर रहा है, तो इसे गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता, मैंने कहा। और भला मैं इसे क्या सबक सिखाऊंगा, मैंने कहा। तुम इतने बच्चे तो नहीं कामरान, कर्नल साहब ने कहा, या फिर खुद को भोला भाला और मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, मैं भी तलख हो गया, मगर मुझे मामले की नोयत का इल्म होगा तो मैं कोई कार्रवाई करूँगा ना। मैंने जवाब दिया कि इतना काफ़ी नहीं है कि वो शख्स रॉ के साथ मिलकर साजिश कर रहा है मुल्क के ख़िलाफ़। कर्नल साहब का पारा चढ़ गया। मैंने कब कहा कि ये बात नाकाफ़ी है, मैंने जवाब दिया, मगर मुझे ये तो बताएं कि मुझे क्या करना है। क्या इसे कत्ल कर दूं? अगर आप ये चाहते हैं तो मैं ये भी कर दूंगा, मगर पहले मुझे इस बात का मुकम्मल सबूत फराहम कर दें कि वाकई वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, या फिर मुझे अपने तौर पर सबूत हासिल करने का मौका दें। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ताउम्र याद रखेगा, बल्कि वो क्या, इसकी औलाद याद रखेगी कि वो तो इस दुनिया में होगा ही नहीं। कर्नल साहब ने ज़ोरदार कहका लगाया और बोले, सॉरी बॉय, मैं तुम्हें आजमा रहा था। तुम तो वाकई मैच्योर हो गए हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो फ़ौरन ये कहता कि मुझे इस लीडर का एड्रेस बताएं। मैं भी इसी सबक सिखाऊंगा। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि काम करने का मेरा अपना अंदाज़ है। मैं हुक्म का ग़ुलाम या किसी वडेरे का मज़ारा नहीं हूँ कि इसकी बात सुनते ही इस पर अमल करने दौड़ पड़ूँ। मैंने कहा, जब तक मेरा जहन किसी बात को कबूल न करे मैं कोई एक्शन नहीं लेता। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, हाँ ये बताइए कि मेरे होटल का आपके अलावा और किसी इल्म है? इसके बारे में सिर्फ आबिद और जावेद जानते हैं, क्यों कोई ख़ास बात है? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। किसी ने मुझे बियाबाज राइफल से फायर करके कत्ल करने की कोशिश कराई है। फिर कल जब हम होटल से निकले तो एक गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे वहाँ काम का इल्म किसी और को कैसे हो गया। कर्नल साहब गहरी सोच में डूबे, कुछ सोचते रहे, फिर वो बोले, तुम जानते हो कामरान कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। आप रिटायर हो चुके हैं? मैंने उलझ कर पूछा। हाँ, अब आर्मी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नई हुकूमत ने रॉ की सरगर्मियाँ रोकने के लिए ये नई फोर्स कायम की है, तो मुझे दोबारा तलब किया गया है। मैं कर्नल ज़रूर हूँ मगर रिटायर्ड कर्नल।
लेकिन रॉ से निमटने के लिए तो मुल्क में पहले ही बहुत सी एजेंसीज मौजूद हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ISI है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है और हाँ वो सब मौजूद है, मगर हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे लोगों से काम लिया जाए जो हर तरह से ट्रेंड भी हों और किसी सरकारी इदारे से इनका ताल्लुक भी ना हो। मगर क्यों, मैंने उलझ कर पूछा। एक तो तुम बहस बहुत करते हो, कर्नल चिल्ला कर बोला। बस तुम में और एक फ़ौजी में यही फ़र्क है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जब तक मुतमईन नहीं हो जाऊँ कोई भी काम करने की हामी नहीं भरूँगा। जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए। तुम हमारे साथ मुस्तकिल काम नहीं करोगे, कर्नल साहब ने जवाब दिया। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें कॉल किया जाएगा। वो बुलावा मेरी तरफ से भी हो सकता है, CMLA की तरफ से भी, IG की तरफ से भी और सिविल इंतज़ामिया की तरफ से भी। मैं अब भी नहीं समझा। मैंने उलझन अमेज़ नज़रों से कर्नल को देखा। तुम इतने कुन जहन तो नहीं हो कामरान, कर्नल चिल्ला गया। तुम बाकायदा सरकारी मुलाजिम नहीं होगे, मगर हुकूमत तुमसे कहीं भी काम ले सकती है। सॉरी सर, मैंने उठते हुए कहा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसमें मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने तौर पर काम करने का आदी हूँ। यूँ तो मैं बिल्कुल पाबंद होकर रह जाऊँगा। कभी इधर से बुलावा, कभी उधर से कॉल, फिर जवाब दही कि फ़लाँ आदमी को परेशान क्यों किया, फ़लाँ पर दबाव क्यों डाला, फ़लाँ केस में इतना जारहाना अंदाज़ इख्तियार क्यों किया। मैंने सर्द लहजे में कहा। फिर ग्लोरिया से मुखातिब हुआ। चलो ग्लोरिया, इन लोगों से डील नहीं हो सकती। कर्नल का चेहरा गुस्से से मसख हो गया। वो शायद इस किस्म की गुफ्तगू का आदी नहीं था। फिर वो दरिस लहजे में बोला, ये मत भूलो मिस्टर कामरान चौधरी कि तुम पे कत्ल, डकैती, अगवा और मुनशियात फरोशी के 82 केसेस हैं। अगर तुम अदम सबूत की बिना पर फांसी के फंदे से बच भी गए तो ये मुकदमात भुगताते हुए तुम्हारी बकिया ज़िंदगी जेल में गुजर जाएगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे भी गुस्सा आ गया। शट अप कर्नल, हलक के बल झाड़ा। तुम एक 3rd क्लास मुजरिम, स्मगलर, कातिल मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हो। मुझे यानी कर्नल सिद्दीकी को ब्लैकमेलर कह रहे हो। वो शायद मुझे इंग्लिश में कोई गाली देते देते रुक गया। आई एम सॉरी सर, मैंने आहिस्ता से कहा, मगर मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। मत भूलो कामरान कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार करा सकता हूँ। तुम्हारी गिरफ्तारी पर अब भी इनाम है। फिर मुझे गिरफ्तार करा दें और इनाम ले लें। मेरा लहजा भी तलख हो गया। मगर एक बात मेरी भी सुन लें, अभी तक वो जेल तामीर ही नहीं हुई जहाँ मुझे कैद किया जा सके। जब मैं महसूस करूँगा कि अब मुझ में लड़ने की सकत नहीं है तो मैं अपने हाथों से अपना खात्मा कर लूँगा या किसी दुश्मन की गोली से मारा जाऊँगा। अगर चाहें तो मेरी इस बात को भी आजमा लें। ये मेरा वादा है कि जिंदा मैं किसी भी एजेंसी के हाथ नहीं आऊँगा। चलिए बुलाएं अपनी गार्ड्स को या पुलिस को। मैंने आराम से कुर्सी पर फैलते हुए कहा। एक बात और समझ लें, जब कोई शख्स खुद मरने का फैसला कर ले तो दूसरे की ज़िंदगी भी इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मरने से पहले मैं जितने आदमियों को ठिकाने लगा सका लगा दूंगा। ओके, कर्नल ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? मैंने 3 जंगें लड़ी हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हो? इसने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और बोला, मैं मिलिट्री पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। वो रिसीवर उठाकर कोई नंबर डायल करने लगा। वेट अ मिनट सर, ग्लोरिया ने अचानक कहा, फिर मेरी तरफ घूमी। पागल मत बनो कामरान, जब तुम्हें एक मौका मिल रहा है बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का तो तुम इसे ज़ाया क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए इसने मुझे आंख भी मारी। इसका मतलब ये था कि फौरी तौर पर यहाँ से तो जान छुड़ाओ। कर्नल ने रिसीवर रख दिया था और बहुत गौर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहा था। फिर वो नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे होगा। सारे अहकामात तुम्हें मेरे ज़रिए मिलेंगे। ये बात तो आप अब बता रहे हैं। मैं भी मुसलहत के तहत नरम पड़ गया। यही तो मैं भी चाहता हूँ कि हर ऐरा गैरा मुझ पर हुक्म न चलाए। वैसे तुम बहुत ज़िद्दी हो, कर्नल मुस्कुरा कर बोला, इसके साथ ही बेजिगर भी हो। फिर इसने बल बजाकर अर्दली को तलब किया और कोल्ड ड्रिंक्स लाने को कहा। अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि होटल में मेरी मौजूदगी की इतला किसी तीसरे आदमी को कैसे मिली। मैंने कहा, मैं खुद भी हैरान हूँ। कर्नल ने कहा। फिर चौंक कर बोला, कहीं तुम मुझे पर तो शुबा नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं जल्दी से बोला, मुझे तो ये शुबा है कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने ये इतला मेरे दुश्मनों तक पहुँचाई है। यह भी मुमकिन है कि आपका ये रूम बगड़ हो, हमारी गुफ्तगू कहीं और सुनी जा रही हो। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। कर्नल एकदम चौकन्ना नजर आने लगा। मैं देखता हूँ कि वो डिवाइस कहाँ है, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर मैंने कर्नल को खामोश रहने का इशारा किया और कहा, यहाँ तो कोई ऐसी डिवाइस नहीं है। मैं बैठे ही बैठे ऑफिस की इन जगहों का जायजा ले रहा था जहाँ इस किस्म का कोई माइक छुपाया जा सकता था। कर्नल का कमरा सादगी से आरास्ता था, वहाँ ज़्यादा सामान नहीं था। दाएं हाथ पर खूबसूरत सा एक बुक शेल्फ था, बाएं जानिब स्टील की कैबिनेट थी। मैं आहिस्ता से उठा और गहरी नज़रों से बुक शेल्फ का जायज़ा लिया, वहाँ कुछ नहीं था। फिर मैंने कैबिनेट की एक एक दराज देखी,
ली, कुर्सियों के नीचे देखा। कर्नल ने अपनी टेबल की दराजों को खंगाल डाला, मगर वहाँ हमें कोई चीज़ नहीं मिली। कर्नल की कुर्सी के पीछे दीवार पर फ्रेम में कायद-ए-आज़म की तस्वीर आवेज़ा थी। मैंने तस्वीर उतार कर दीवार का जायज़ा लिया, तस्वीर के फ्रेम को बहुत गौर से देखा, मगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इस दौरान मैं कर्नल ग्लोरिया से इंडिया में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में पूछता रहा। दरमियान में कोई जुमला मैं भी बोल देता था। फिर मैंने पैड उठाकर इस पर लिखा, बज़ाहिर तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, मगर एहतियात के तौर पर इसे आज़माने का एक ही तरीका है कि मैं आपको बताऊँ कि हम वो होटल छोड़कर कहाँ क़याम करेंगे। अगर दुश्मन वहाँ भी पहुँच गए तो ये इस बात का सबूत होगा कि आपका ऑफिस बगड़ है। कर्नल ने वो तहरीर पढ़कर सर हिलाया। इस दौरान मैं अर्दली कोल्ड ड्रिंक्स ले आया। इसके जाने के बाद कर्नल ने मुझसे पूछा, तुम वो होटल क्यों छोड़ रहे हो कामरान? वो होटल मेरे दुश्मनों की नज़र में आ गया है। अब मैं हॉलीडे इन में ठहरूंगा, वहाँ भी मैं मिस्टर एंड मिसेज़ अमजद टिवाना के नाम से क़याम करूँगा। कमरा नंबर बाद में आपको बताऊँगा। ओके बॉय, कर्नल ने खुशदिली से कहा। विश यू गुड लक। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, मुमकिन है गुस्से में मेरे मुँह से कोई सख्त जुमला निकल गया हो, मुझे उम्मीद है कि प्लीज़ सर, मैंने इसकी बात काट दी। माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं। ओके, खुदा हाफिज़। फिर चलते चलते मुझे ख्याल आया कि कर्नल से एंट्री पास या गार्ड के लिए तो कहा ही नहीं। मैंने अपनी मुश्किल बताई तो इसने कहा, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा, वहाँ तुम आसानी से आ सकोगे। हम बाहर निकले तो ग्लोरिया ने मुझसे कहा, तुम बाज़ औकात बिल्कुल बच्चों वाली हरकत करते हो। क्या ज़रूरत थी कर्नल को गुस्सा दिलाने की? तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है तो मत करो काम, मगर बैठे बिठाए ख़ुद को मुसीबत में डालना कहाँ की अक्लमंदी है? बस इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, इस दौरान में हम बातें करते हुए गाड़ी तक पहुँच गए थे और तुम्हें इतना गुस्सा आया कि मारने मरने पर तुल गए। अगर वो MP मिलिट्री पुलिस को तलब कर लेता तो क्या तुम यहाँ से निकल सकते थे? मैंने कब दावा किया था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा? हाँ, वो लोग मुझे ज़िंदा गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, मगर क्यों? ग्लोरिया झिंझिला कर बोली, ये बात आराम से भी तो हो सकती थी। तुम फौरी तौर पर इसकी हाँ में हाँ मिलाते और वहाँ से निकलने के बाद इसकी बात मानने से इनकार कर देते। अच्छा छोड़ो इस बहस को, मैंने बेजारी से कहा। मैं अब भी अपने फ़ैसले पर कायम हूँ कि इन लोगों के लिए काम नहीं करूँगा। ग्लोरिया ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली और बाहर की तरफ देखने लगी। फिर वो कुछ सोच कर बोली, कामरान, एक बात कई दिन से मेरे जहन में चुभ रही है। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुमने अली मुराद से रकम का सूटकेस पहले ही ले लिया था। ये इस वक्त की बात है जब हम मोहम्मद अली सोसाइटी वाली कोठी में शिफ्ट हुए थे। फिर ये सूटकेस कौन सा है? मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ब्राउन कलर का बिल्कुल नया सूटकेस था। ये सूटकेस ग्रीन कलर का है। ये बात इसी वक्त से मेरे जहन में चुभ रही है जब तुमने सूटकेस का तज़किरा किया था। सूटकेस देखने के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि ये सूटकेस वो नहीं है। तो क्या अली मुराद ने बाबा सही से कहकर ये सब कुछ किया है? मैं बुरी तरह उलझ गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।